नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाएगा 2026 के वार्षिक परीक्षा में, वो लेकर मैं गुंजन सर आपके सामने उपस्थित हूं। मैं अपना खुद का नोट्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसके द्वारा क्रैश कोर्स में सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे भी, जिसका नाम है संजीव गुंजन क्लासेस। वहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस तरह से हम सॉल्व करें इसके बारे में लोग जानेंगे, और बेशक यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे प्रश्न वहां से लिया गया है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और किस तरह से आंसर लिखें और कैसे इसका हम सटीक आंसर दें। इन सारे प्रश्नों को देखते हैं। आइए हम लोग देखें यहाँ पर क्लास 10th बायोलॉजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यूट्यूब चैनल ना भूले, संजीव गुंजन क्लासेस, आप सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके साथ ही आपको सारा नोट्स 1 by 1 जो मैं अपने क्लास पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो सारे नोट्स लेकर आपके पास आया हूँ। और हाँ, लिखने का जो तरीका है उसे भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम लिखेंगे ताकि सुपर से ऊपर बहुत ही बेहतर रिजल्ट आ सके, यानी कि हम 400 प्लस पार करने के लिए तैयार रहेंगे। मार्क्स हमारा अच्छा आएगा। हर एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग सेट 1 से लेकर के 15 तक का एनालाइज किए हैं, और सभी क्वेश्चंस को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछा गया उसे लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज आपके सामने सेट 1 लेकर आए हैं, और बायोलॉजी के साथ ही इसके साथ ही सारे सब्जेक्ट को हम 1 by 1 देखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, जीवों में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। प्रश्न है, जीवों में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए, जीवों में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। एग्जाम में जो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अंडरलाइन करेंगे, और यहां से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। तो प्रश्न को फिर से समझे, यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय पर हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि जीवों के में जो विकसित परिवहन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र के लिए विकसित जो तंत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, जीवों में परिवहन के लिए, जीवों में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को, विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। यह हो गया। इसमें परिवहन संबंधी सभी तंत्र शामिल होता है। इसमें परिवहन संबंधी सभी तंत्र शामिल होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न सटीक आंसर हम कैसे लिखें, कितना टू द पॉइंट आंसर दे, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जीवों में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। आप आंसर जो लिखेंगे एग्जामिनेशन में तो इस तरह से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1, और यहाँ पर आप देंगे कि जो जीवों में परिवहन के लिए विकसित तंत्र है उसको परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परिवहन तंत्र। इसमें परिवहन संबंधी सभी तंत्र शामिल होता है। यह पहला का आंसर हो गया, और इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अपने नोटबुक पे राइट आउट करते चले और उसको लिखे आसानी से, सारे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करते चले। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए, और क्रैश कोर्स में किस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्व करें और कैसे लिखें इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही सजीवन बूटी की तरह काम करेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न नंबर 2 हो गया कि संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका आंसर हम लोग करते हैं। यह सेट नंबर 1 है जहां से हम लोग क्रैश कोर्स के सारे प्रश्नों को देखेंगे। हम इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, ऐसे ही आप राइट डाउन करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, और इसका आंसर लिखेंगे संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला हो गया जाइलम, जाइलम, और दूसरा हो गया फ्लोएम, दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। और यह कहाँ पाया जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम यह पौधों में पाया जाता है। तो देखिए कितना सटीक आंसर कैसे लिखेंगे। यह उत्तक
पौधों में पाया जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो गया। इसको राइट डाउन करें, आप लिखते चले और इस तरह से आपका नोट्स बहुत ही बेहतर बन जाएगा और आपको कहीं से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से एग्जाम देंगे और सारे क्वेश्चन का शॉर्ट में आंसर कैसे लिखेंगे। तो लघु स्तरीय प्रश्नों का हम लोग अभी आंसर देख रहे हैं कैसे बनाएंगे। बायोलॉजी क्लास 10 से है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए। प्रश्न नंबर 2 देखें, संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह उत्तक पौधों में पाया जाता है, पौधों की जड़ों में जाइलम पाया जाता है और उसके तना में फ्लोएम पाया जाता है। तो दूसरा प्रश्न, इसको राइट डाउन कर लिया पॉज करके और इसको राइट डाउन करें। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे प्रश्न जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्रैश कोर्स में। यही सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। जहां प्रश्न नंबर 3 आप देखिए, संवहन उत्तक किसे कहते हैं? अभी हम लोग देखिए संवहन उत्तक कहां पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो हो गया उसे संवहन उत्तक कहते हैं। जाइलम पौधों की जड़ों में पाया जाता है जो एक दिशीय होता है। वो एक दिशीय मतलब क्या हो गया? वो जड़ से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके ऊपर की तरफ भेजता है। और फ्लोएम जो हो गया वो 2 दिशीय हो गया, दोनों तरफ टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी कि जाइलम एक दिशीय और फ्लोएम 2 दिशीय होता है। तो अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर प्रश्न, संवहन उत्तक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रश्न उत्तर संख्या 3, जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहते हैं। जी हाँ, बहुत ही सटीक 2 नंबर का जितना क्वेश्चन उतना ही आंसर करना है। पूरा पीसफुल माइंड से एकदम याद करना है, समझना है कंटेंट को, लिख के आना है। तो यहाँ पे क्या दिया? जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? प्रश्न नंबर 4 है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि चालनी नलिकाएं जो होती है यह फ्लोएम में पाई जाती है। इसका आंसर हो गया फ्लोएम में पाई जाती है। इस तरह से बंडल के रूप में होता है और इसी में नलिकाएं जो पाई जाती है यही हो गया चालनी नलिका। तो आंसर लिखेंगे कि चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है और फ्लोएम कहाँ होगा? तो पौधों की पत्तियों में होगा। पत्तियों में ये टू वे कम्युनिकेशन करता है, दोनों तरफ वाष्पोत्सर्जन क्रिया करेगा तो टू वे कम्युनिकेशन करता है। इसलिए चालनी नलिकाएं कहाँ पाया जाएगा? फ्लोएम में पाया जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। प्रश्न उत्तर संख्या 4 था। आप राइट डाउन करते चले कि चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है और जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहते हैं। ये क्रैश कोर्स का आपका पहला सेट है और इस सेट के आधार पर आप सारे क्वेश्चन को राइट डाउन करते चले। कहीं से कोई आपको सब्स्टिट्यूट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से आप एग्जाम दे लेंगे। इसके साथ ही आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी, इसके साथ इंग्लिश का जो भी आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा 1 by 1 सेट मिलेगा। आप इस सारे सेट का प्रिपेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं, 4 क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला प्रश्न लोग देखते हैं क्रैश कोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? यह अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में आता है। इस तरह का प्रश्न जो पूछा जाता है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 5, पौधों के वायवीय भाग में, यानी कि पौधों के वायवीय ऊपर वाले भाग में, ये हो गया वायवीय भाग। तो पौधों के वायवीय भाग में जल का रंध्रों द्वारा, मतलब जितने भी पत्तियां होती हैं उस पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकलने का निष्कासन होने की जो क्रिया होती है इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। याद करेंगे, वन लाइनर बहुत ही बेहतर है। कैसे याद करेंगे कि पौधों के वायवीय भाग में जल का H2O जल का रंध्रों द्वारा, रंध्र मतलब पत्तियों में जो रंध्र होता है यही वाष्पोत्सर्जन क्रिया करती है। रंध्रों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन वाष्प के रूप में जल का निष्कासन होने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कितना आंसर लिखना है जितना क्वेश्चन में आएगा। मैं आपको बता दूं कि 2 अंकों का क्वेश्चन है तो 2 अंक का जो आंसर लिखेंगे पूरे पॉइंट और लिखने का तरीका भी आप देख लें कैसे लिखेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या जो भी आप सॉल्व करेंगे 2026 के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 में वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के वायवीय भाग मतलब वायु में जो भाग होता है यानी बल्कि उसका तना और पत्तियां, तो वायवीय भाग में जल का यानी जमीन से जो खनिज लवण का अवशोषण हुआ और विभिन्न पत्तियों तक पहुंचा, इसके द्वारा फ्लोएम के द्वारा तो वायु वाले भाग में जल का पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। राइट, ये इसका आंसर है निष्कासन क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में खाद्य पदार्थों का उत्पादन किस रूप में होता है? पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और बनाने के बाद जो खाद्य पदार्थ है पौष्टिक तत्व जो होता है उसका सुक्रोज होता है। तो पौधे में खाद्य पदार्थों का उत्पादन सुक्रोज के रूप में
बहुत ही सटीक हो, इसके साथ ही जो लिखने का तरीका हो इतना बेहतर हो कि मेरा मार्क्स अच्छा आ जाए। तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना है। कि अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 7, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? यानी पौधा में जो खाद्य पदार्थ है, जो भी उसका जो पौष्टिक तत्व है, रॉ मटेरियल्स, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वो क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों के सभी भागों में पोषक तत्व को पहुंचाने के लिए जरूरी है। यानी कि जो भोजन के रूप में वो सुक्रोज जो बनाता है और उसका जो पौष्टिक तत्व हो गया उसको बोलते हैं सुक्रोज। तो भोजन के रूप में जो सुक्रोज बनेगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरे भाग में होगा। तो लिखेंगे आंसर में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों के सभी भागों में पौष्टिक तत्व यानी पोषक तत्व को पहुंचाने के लिए जरूरी है, इससे पौधे का विकास होता है। यह आंसर एकदम टू द पॉइंट, और जितना क्वेश्चन है उतना ही आंसर देंगे। 2 नंबर का हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है और यह आपका सेट नंबर 1 है। क्रैश कोर्स का सारे प्रश्नों को गो थ्रू करेंगे और सिस्टमेटिक हम सारे प्रश्न का आंसर देंगे और इसे आप राइट डाउन करेंगे, आपका एक अच्छा खासा नोटबुक तैयार हो जाएगा। आइए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है और ये सारे प्रश्न आपका रिपीट क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बार बार पूछी गई है। और लिखने का जो तरीका है वो पूरे सटीक कैसे हम आंसर लिखे, ज्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, जो क्वेश्चन होगा उसी के आधार पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रक्त यानी ब्लड के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कि ब्लड के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। इसका आंसर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8, रक्त यानी कि ब्लड के विभिन्न अवयव निम्न है। इसका पहला हो गया 1 नंबर में लिखेंगे प्लाज्मा, जिसे याद करेंगे 1 नंबर हो गया जो रक्त के विभिन्न अवयव, उसमें जो घटक पाए जाते हैं ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती हैं उसको सिस्टमेटिक राइट डाउन करेंगे 1 2 3 4 और नीचे की तरफ सीरियल वाइज करते चलेंगे। तो पहला हो गया जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरा हो गया लाल रक्त कोशिका, इसको बोलते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और इसे ही बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी इसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आप याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, इसके लिए इसका नाम पड़ा। और इसके बाद ही हम यहाँ पर देखेंगे कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के कारण ही यह हीमोग्लोबिन रक्त में कारण हीमोग्लोबिन होने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तीसरा आ गया हमारा श्वेत रक्त कोशिका, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यह बढ़ाती है, इसलिए हमारा यह हो गया श्वेत रक्त कोशिका जो कि हमारे ब्लड के विभिन्न अवयव है। चौथा हो गया प्लेटलेट्स। अब याद रखेंगे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और यह थ्रोम्बोसाइट जो है या प्लेटलेट्स होता है, यह ब्लड को रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो सारे ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से हम ध्यान से गो थ्रू कर लेंगे कि ये चारों अवयव पाए जाते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट क्या बोलेंगे इसे, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इसको। और इसी के कारण ब्लड जो होता है वो थक्का यानी जमता है, जैसे कट गया, छिल गया या फिर इंजरी हो गई तो यह ऊपर से एक लेयर बना देता है जिससे अंदर के ब्लड को वह क्या करता है, फ्लो होने से यानी बाहर की तरफ बहने से रोकता है और वह वहाँ पे जम जाता है, जिस कारण से ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये चारों हो गए कंटेंट। आपका प्रश्न उत्तर संख्या 8 हो गया। बहुत ही सिस्टमेटिक और ध्यान से मैंने इसको याद करें। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और सटीक उत्तर लिखने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए सारे प्रश्नों को मैं सिस्टमेटिक जो मैंने क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन को आपके लिए ऑनलाइन लेकर मैं गुंजन सर उपस्थित हूँ, और चैनल का नाम है संजीव गुंजन क्लासेस। जितना ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिशियरी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा हो गया 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 9 है और यह प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव के नाम लिखे। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन होगा, उसके 3 प्रमुख अवयव मतलब कौन कौन से पार्ट्स हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 9, और इसका आंसर लिखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव निम्नलिखित है। सबसे पहले तो हो गया हृदय, जिसको हार्ट बोलते हैं, हृदय जिसमें आर्टरी और वेन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफॉर्म करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजता है, और इसके साथ में डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पुनः श्वसन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर करता है। दूसरा हो गया रक्त वाहिकाएं, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, यानी इसी को जो वेन हो गया, आर्टरी और वेन, धमनी तथा सिरा, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स में आ गया। जो रक्त वाहिकाएं हैं, धमनी जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में श्वसन क्रिया के द्वारा लेकर जाता है, और शिरा जो हो गया पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त को पुनः वापस लाता है हृदय के पास, इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसके बाद तीसरा काम जो तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया वो ब्लड हो गया, किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो ब्लड का करेगा। तो याद रखेंगे आंसर में लिखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख घटक या 3 प्रमुख अवयव निम्नलिखित है। सिस्टमेटिक लिखेंगे, क्वेश्चन एक 1 नंबर लेकर लिखेंगे हृदय यानी कि हार्ट। दूसरा हो गया रक्त वाहिकाएं, जितने भी हो गया वह रक्त ब्लड वेसल्स जो हो गए रक्त वाहिकाएं, और 3 नंबर में लिखेंगे रक्त। तो आपका हो गया प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि रक्त क्या है। ये सारे प्रश्न जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ ही क्रैश कोर्स में जो आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको सिस्टमेटिक अलग अलग फिल्टराइजेशन किया गया है और इस तरह से
पूरे क्वेश्चंस को बनाया गया है ताकि प्रश्न या सजीवन बूटी की तरह आपको काम करेगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। रक्त क्या है? अगला जो प्रश्न है हमारा, इसको लेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 10। रक्त यानी कि ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। यह एक तरल लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बहुत सारे अलग अलग घटक पाए जाते हैं, अवयव पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें पाए जाने वाले अवयव हो गए प्लाज्मा, WBC, RBC तथा प्लेटलेट्स। ये सभी को मिलाकर के रक्त बनता है और यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इस तरह से सेट 1 का 10 प्रश्न आपको लेकर यहाँ पर मैं सारे एक्सप्लेनेशन कैसे करना उसको बताया, इसके साथ ही कैसे हम आंसर लिखेंगे, हमारा आंसर कितना सटीक होगा और किस तरह से सजाएंगे उत्तर को, यह भी आपको दिखाएं। तो 10 प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर ले और इस तरह से टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन। विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा कि सभी लोग चाहते हैं कि अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन का बहुत कम समय बचा है, तो बहुत सिस्टमेटिक तैयारी करें और प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के आधार पर आप बहुत ही अच्छा से सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में जहां पर अगले प्रश्न को देखेंगे। तो सेट 1 में हम लोग 10 प्रश्न को देखें। वीडियो आपको कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, सभी जगह पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।